ये जो मुद्दा चलता है आदर्श क्रेडिट का, तो ये मुद्दा पिछली बार भी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था और अब की बार भी मुद्दा ये बना हुआ है। तो कैसे लोगों को राहत मिलेगी इससे? पाँच साल विधायक रहे, उसके बाद 5 साल का गैप पड़ा, मतलब किस लिए आपको टिकट नहीं मिली? आपने अपने क्षेत्र के लिए 15 सालों में क्या क्या कार्य किए? टीएसपी का मुद्दा इधर बार बार उठता है, हर चुनाव के समय भी उठता है और लोग इसका विरोध करते हैं। क्या कारण है कि अभी बहुत सारा क्षेत्र टीएसपी से वंचित है? जो बड़ा मुद्दा है सिरोही रोड और पिंडवाड़ा के यूओबी का, वो मतलब कैसे संभव होगा? सबसे बड़ा जो विषय है महाविद्यालय पिंडवाड़ा का, वो कहाँ पर अटका पड़ा है? अशोक गहलोत जी है हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्य किए। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मारवाड़ लाइव में आपका पुनः स्वागत है। अभी ये वर्ष चुनावी घमासान चल रहा है, सब पार्टियां आपस में अपने प्रचारों पर लग गई है, उम्मीदवार अपने अपने दावे कर रहे हैं। उसी के बीच में हमारे आबू पिंडवाड़ा के जो 15 सालों से विधायक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं समाराम जी गिरासिया से साक्षात्कार करने के लिए आया हूँ। हम उनसे कुछ तीखे सवाल भी करेंगे जो जनता के हैं, क्योंकि हमने सर्वे करवाया जिसमें लोगों के सवाल भी आए, वो भी सवाल हम पूछेंगे, इनके जीवनी के बारे में जानेंगे और अगर पार्टी इनको वापस मौका देती है तो ये किस तरह से जनता की सेवा करेंगे, वह भी सवाल हम इनसे पूछेंगे। और इन्होंने अपने कार्यकाल में पिंडवाड़ा और आबू को क्या दिया है, वही भी हम बात करेंगे। नमस्कार। तो कैसे शुरुआत हुई थी विधायक की उम्मीदवारी? पहली बार आपने कैसे की थी? मैंने विधायक की उम्मीदवारी पहली बार ही नहीं की। मैं जिस प्रकार से मैं भारतीय मजदूर संघ में था जी, और संगठन का भी काम करता था, और मैं 94 के अंदर जी ये जो जिला मोर्चा, जो भाजपा जिला मोर्चा है, उसमें मैं एक हिम्मत जी अध्यक्ष है, उसमें मैं एक सदस्य के रूप में था जिला कार्यकारिणी में। आप एक बार वार्ड पंच के रूप में निर्विरोध जीते थे। वो 88 में पहले प्रधान और प्रमुख को भी उसमें देते थे वोट। उसमें मैं 88 में वार्ड पंच का पहले मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई थी, जो निर्विरोध आया था। आपने सोचा था उस समय कि मैं इस क्षेत्र का विधायक बनूंगा? ये मैंने कहीं दूर दूर भी नहीं सोचा था कि विधायक बनूंगा, लेकिन भारतीय मजदूर संघ के संपर्क में 88 में मेरी ज्वाइनिंग थी और 2003 तक। और प्रभु राम जी जब हमारे यहाँ के सर्वे के एमएलए रहा करते थे, उसमें मैं दावेदारी भी उस समय भी मैंने एक बार पेश की थी, लेकिन हमारे संगठन का आदेश था अपने को टिकट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अपन संगठन का काम करेंगे। और प्रभु राम जी को टिकट मिला और 90 से 98 तक हमने उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके हमने काम किया। आप 5 साल विधायक रहे, उसके बाद 5 साल का गैप पड़ा, मतलब किस लिए आपको टिकट नहीं मिली? मैं 2003 से एमएलए हूँ था, टिकट मिला था तो 8 तक में रहा। फिर कहीं न कहीं परिवर्तन, किसी को मौका देना था तो वो दुर्गा राम जी गिरासिया को टिकट मिला और उनकी हार हुई। और फिर से मैं 2013 से अब तक कंटिन्यूस हूँ और मेरे ये जो सेवा लोगों के बीच में दे रहा हूँ। मतलब 15 साल से नोट आउट विधायक के रूप में सेवा दे रहे हैं। आपने अपने क्षेत्र के लिए 15 सालों में क्या क्या कार्य किए? मैंने जो 15 साल में जो काम किए हैं, शायद देश आज़ाद होने के बाद में जो विकास जो दिख रहा है, ये मेरे कार्यकाल और सेवा, और भारतीय जनता पार्टी पूर्व सरकार में 2 बार में रहा तो बहुत ही अच्छे काम हुए। वो काम कभी नहीं हो सकते। जिस प्रकार से पहले 2003 से 8 तक हर पंचायत मुख्यालय पर 10वीं स्कूलों को हर को किया। फिर 2013 के बाद में सरकार में हर पंचायत मुख्यालय पर 12वीं स्कूल किया। और उसके बाद में
अन्नपूर्णा रसोई योजना हो कि अक्ष कलेवा हो कि हर किसी को भूख से न मरना पड़े, लेकिन ये कांग्रेस का एक ही मकसद है, ये इंदिरा रसोई योजना ये मात्र नाम से चलती है, कहीं कहीं बंद है और भ्रष्टाचार है। इससे बड़ा दुख है। आप किस तरह से देखते हो टीएसपी का मुद्दा इधर बार बार उठता है, हर चुनाव के समय भी उठता है और लोग इसका विरोध करते हैं? क्या कारण है कि अभी बहुत सारा क्षेत्र टीएसपी से वंचित है? क्या है कि ये जो मैं 2003 से 8 तक एमएल था, उस समय मेरे को ध्यान में आया कि आबू रोड टीएसपी में तो पिंडवाड़ा क्यों नहीं हो सकता। मैंने ये विधानसभा में मांग उठाई और विधानसभा में सर ये जनगणना 2011 की है, पहले जनगणना हुई नहीं थी जी। और जब 2011 में जनगणना हुई नहीं थी इसलिए टीएसपी नहीं कर पाए, लेकिन 2013 के अंदर अपनी भाजपा की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री रहे और अपने जो माननीय देवजी भाई एमपी थे, मैंने उनको ज्ञापन दिया, विधानसभा में प्रश्न उठाया, तो आंशिक भाग टीएसपी में हुआ है और आंशिक भाग बचा है। 51 गाँव हुए हैं और 57 गाँव बाकी है। इसके लिए मैंने महामहिम राज्यपाल आए थे, उसमें भी मैंने ज्ञापन दिया, महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी को दिया, तो महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल के लेटरों में एक ही जवाब आता है कि 2011 के बाद में जनगणना हुई नहीं है और अब 2021-22 को जनगणना करनी थी, लेकिन कोई कोरोना महामारी की वजह से जनगणना हो नहीं पाई है। और आपका जो लेटर है वो मैंने संबंधित डिपार्टमेंट को भेज रही हूँ और 24-25 में अगर जनगणना होगी तो टीएसपी क्षेत्र अगर मतलब सर्वे के आधार पर होगा 100% पिंडवाड़ा तहसील को टीएसपी में किया जाएगा। जो बड़ा मुद्दा है सिरोही रोड और पिंडवाड़ा के यूओबी का, वो मतलब कैसे संभव होगा? ये हमने जब मांग थी आरयूबी की, सब लोगों का प्रयास था, अपन ने अपनी सरकार में प्रयास करके आरयूबी करवाया और जनता को ध्यान में ये बाद में लेट पड़ा कि वास्तव में जो अजयपुरा का पूरा गांव, उनका जो ये शमशान घाट है जो इस बाजू में है, तो उनको रन कई लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ रहा है। आरयूबी थिएटर एमपी साहब ने बनाया, वो बहुत ही 2-3 किलोमीटर का रन होता है। तो हमने आरयूबी इन लोगों ने मांग की है, हमने एमपी साहब ने ये घोषणा की है कि अब तो हमारे पास में एमपी फंड और एमएलए फंड आया, आचार संहिता 1 महीना बसा है, अगर रिन्यूअल होते हैं, अगर हम विधानसभा के सदस्य बनते हैं तो आरयूबी अगर राज्य सरकार तो देगी हमारी, अगर भारतीय जनता पार्टी बनती है और केंद्र सरकार से 1 करोड़ करके 2 करोड़ रुपए होते हैं तो हम करवाएंगे, नहीं तो एमएलए फंड और सांसद कोटे से करवाने का हम पूरा जिम्मा लिया हुआ है। बहुत बड़ी घोषणा कर रहे हैं, लगभग देवजी भाई पटेल ने पिछली बार आए थे तब उन्होंने भी ये घोषणा की थी। तो ये जो सबसे बड़ी समस्या है अपने जनापुर चौराया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये हमने इसका पूरा प्रपोजल बनाया और एमपी साहब ने ये रेलवे का जो उद्घाटन उसमें भी कहा है कि ये एमयू के बोलते हैं वो पूरा बन चुका है। यही नहीं, जनापुर में एक्सीडेंट होते हैं, वह कॉलेज भी बन रहा है जी। तो कॉलेज के बच्चे पढ़ेंगे तो फुटबॉल ना हो, इस प्रकार की सबको चिंता है। और जनापुर पंचायत उस बाजू में और पिंडवाड़ा आना जाना होता है समिति के अंदर कोर्ट में, तो बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से आबू रोड एक जो हनुमान टेकरी है वहाँ भी घटनाएं होती है, क्योंकि 32 बांध बनने के बाद में लोगों को 50 किलोमीटर का रन करना पड़ता है, जबकि मात्र 13 किलोमीटर का एक रोड है जो वो भी मतलब सुरंग बना करके किया जाता है। उसकी लागत लगभग 32 करोड़ है, उसकी हमने सर्वे करवाई है, तो उनको भी राहत मिलेगी। और आजीविका जो देलदर वालों की ख़त्म हुई है, उन आजीविका को पुनः चालू करने का, नहीं तो देलदर वहाँ उप तहसील बना दी है लेकिन कोई काम की नहीं है। बाकर बेल्ट के हमारे जो आदिवासी जो वनवासी क्षेत्र के बंधु हैं कई बार एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। सबसे बड़ा जो विषय है महाविद्यालय पिंडवाड़ा का, वो कहाँ पर अटका पड़ा है? लोग ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, अशोक जी तो बना रहे हैं। ये बिल्कुल जो अपोजिट विचारधाराओं के जो अपोजिट पार्टी में वो सरकार में, उनके पास में पहली बात तो बजट ही नहीं है जी। क्या है कि इन्होंने जो सारा डीएमएफटी का फंड है 89 करोड़ रुपए आदिवासी जनता प्रदूषण खाती है। इन सारे आदिवासियों में स्कूलों के कमरे नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे राजनीतिक
दबाव का कारण पूरे मतलब 89 करोड़ वहाँ लिए हैं और कॉलेज के लिए कुछ पैसा नहीं है। हमने चालू करवाया था लेकिन ठेकेदार भी भाग गया, उसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। इनके पास में बजट नहीं है, इस प्रकार की कहीं बड़ी आपत्ति नहीं है। और हमारा एक ही ध्येय है कि जनापुर के अंदर महाविद्यालय होना चाहिए और वहीं होना चाहिए। ये जो मुद्दा चलता है आदर्श क्रेडिट का, तो ये मुद्दा पिछली बार भी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था और अब की बार भी मुद्दा ये बना हुआ है, तो कैसे लोगों को राहत मिलेगी इससे? ये बहुत ही वास्तव में जनता, गरीब जनता से जुड़ा हुआ मामला है और गरीबों के पैसे लालच के कारण डबल दिए जाएंगे। इस प्रकार के सारे पैसे जो किसी के नौकरी की पूरी पूंजी जमा कर रखी है वो बहुत बड़ी चुनौती है। और माननीय एमपी साहब को भी कहा है कि कम से कम आप इस प्रकार का, केंद्र की बात है, हम ये राज्य में तो हम चलो ठीक है आवाज़ उठाएंगे लेकिन इसके लिए हल जरूर निकलेगा कोई न कोई। और इसके लिए आला कमान हमारे जो केंद्र नेतृत्व है प्रदेश के, उन नेतृत्व को बात करेंगे, इसके लिए कोई न कोई समाधान निकालने का हम प्रयास करेंगे। एक मुद्दा लगभग आप पहली बार विधायक बने थे तब से चल रहा है, नादिया जनापुर का रोड, उसके विषय पर क्या कहेंगे आप? उसके विषय पे मैंने पहले से पहली बार एक गौरव पद, जी, हमारी सरकार ने हर पंचायतों में गौरव पद देकर के पंचायतों का गौरव बढ़ाया है जी, 60 लाख रुपए देकर। इस सरकार ने तो कुछ दिया ही नहीं है। और जब बात आई जनापुर और नांदिया को जोड़ने का तो मैंने प्रयास किया, पहले जमीन का थोड़ा विवाद था वो भी सुलटारा किया और मैंने मिसिंग लिंक के अंदर वो रोड स्वीकृत है और बन जाएगा और जनापुर और नांदिया के बीच में कोई विवाद नहीं रहेगा और जाना आना बिल्कुल हमारे राजनीतिक में सस्ता पड़ेगा और लोगों के लिए भी आपस में काम जुड़े हुए हैं तो उनको भी 3-4 किलोमीटर की ही यात्रा तय रहेगी। सबसे बड़ा मुद्दा है पेशुआ ओवर ब्रिज का, जो नदियाँ आती है, 3-4 नदियाँ आती है, जिसकी वजह से पेशुआ गांव और आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र को दिक्कत होती है यहाँ से आवागमन के लिए, तो वो ओवर ब्रिज का कैसे संभव हो पाएगा? ये ओवर ब्रिज का हर हमेशा के लिए मैंने विधानसभा में उठाया, वो पर्याप्त साधन संपत्ति होने के बाद में करवाए जाएंगे। इसलिए मेरा तो यही है, मैंने ये जैसे आप देख रहे हैं कि इतने सारे मैंने 5 साल के अंदर मैंने कम से कम 8 पुलिये बनवाए हैं। जैसे भाकर बेल्ट में जो रजवाड़ा ब्रिज मानपुर का हो, बत्तीसा नाले के 11 पुल, ये जैसे आप बावरी के जैसे आप देखो 3,89,00,000 का वो बजट था। अब हमने कोजरा का भी मतलब लगभग 5 करोड़ के समथिंग बजट वो भी करवाया और अभी भी हमने प्रयास करके ये जो कासोली का है, पंचदेवल का है, ये पुलिये शुरू हो रहे हैं। और 1 करोड़ का अपने पिंडवाड़ा रपट नहीं है जो हमेशा के लिए लोगों की समस्या रहती थी, 1 करोड़ यहाँ भी हमने स्वीकृत करवाया है। कासोली का पुल भी कम से कम 1 करोड़ का है और लगभग में एक भी अगर हमारी सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी की तो मैं आपको इतना विश्वास देता हूँ कि कोई भी जो ये पुलिये बाकी नहीं रहेंगे। लोगों का कहना है कि ये आबू पिंडवाड़ा की सरकार है वो पूंजीपतियों की सरकार है। ये कोई पूंजीपतियों की सरकार नहीं है, आबू पिंडवाड़ा की सरकार है, जनता की है। और हर कोने में बैठा हुआ व्यक्ति से मैं संपर्क करता हूँ, ऐसी कहीं नहीं है। वैसे चुनाव आ जाते हैं तो लोकतंत्र में अधिकार है, दावेदारी कर सकते हैं। इस किसी प्रकार का कोई हम किसी उम्मीदवारों के बारे में कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हर चुनावों में जिस प्रकार से विरोध मेरे 2013 से करते आ रहे हैं, करते रहते हैं, विरोध करो। मैं तो ये उम्मीदवारों को कहता हूँ कि अपना उम्मीदवारी जताए और किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। और अपन एक उंगली किसी के ऊपर करते हैं तो सीधी 3 उंगली अपने साथ अपने ऊपर भी आ जाती है, तो इस प्रकार का ध्यान रहे। आप क्या संदेश देना चाहोगे आने वाले चुनाव के लिए जनता को? संदेश ये देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बहुमत के साथ में। और मेरा तो यही जनता के प्रति मतलब स्नेह है कि मुझे अच्छे वोटों से पहले मैं 31,000, इतने विरोध करने के ऊपर भी मैंने 31,000 वोटों से मैंने जीत हासिल की थी। और फिर 2018 के अंदर मेरा इतना विरोध था कि ये सीट गई और अखबारबाजी भी हुई थी कि आबू पिंडवाड़ा की सीट तीनों में से जा सकती है। फिर भी 27,000 वोटों से और सबसे राजस्थान में पहली बार आबू पिंडवाड़ा की सीट डिक्लेयर हुई थी। पिछली बार भी लगभग भाजपा से लगभग 15 विधायकों ने अपनी उम्मीदवारी बताई थी,
और अब की बार भी ऐसा है तो क्या कहना चाहोगे आप? वैसे लोकतंत्र है, उम्मीदवारी 15 थे तो अब उससे बढ़कर होंगे जी। क्योंकि उम्मीदवारी करना उनका काम है और संगठन सर्वे के आधार पर टिकट देंगे और जिस किसी को टिकट मिलता है तो अपन पार्टी भाजपा का एक ही ध्येय होता है, ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं होती हमारी पार्टी है, ये संगठन निष्ठ है। व्यक्ति किसी का भी कमल का फूल होता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, स्कूलों के अंदर देखो कहीं भी अध्यापकों की कमी नहीं थी। अब स्कूलों के अंदर 2-2 साल होने के बाद में सबके सब स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में खाली है। आपका समय मतलब जब कार्यकाल में आप होते हो तो कितना समय आपका विधानसभा में चला जाता है? विधानसभा में कम से कम समय चला जाता है 40 दिन। एक मतलब जो बजट सत्र होता है और मानसून सत्र 7 दिन का होता है, ये लगभग में चला जाता है। लेकिन मेरा समय पूरा जनता के बीच में रहता है। कहीं भी सेवा में, दुख सुख में अपनी हाजिरी भरना और जितना भी हो सके तो जितना भी जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया तो विश्वास कायम रखने के लिए हम 24 घंटे में कभी भी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करते। हम तो अपने आप में ये समझते हैं कि हमें सेवा का मौका मिला है और जनता की अच्छी तरह से सेवा कर सकें। अगर आपको वापस मौका मिल गया विधायक के तौर पर तो सबसे बेहतर काम कौन से करोगे? सबसे बेहतर काम तो विशेष रूप से तो ये टीएचबी का जो क्षेत्र है ये बेहतर काम में ये आता है, क्योंकि ये मतलब एसटी के साथ में अन्य जनरल वालों को सबको मौका मिलता है नौकरियों के बारे में। कम से कम कृषि का कनेक्शन होना वो भी संभव होता है। विकास का मामला भी, क्योंकि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर टीएचबी का सारा पैसा वाले जाते हैं और कहीं सिरोही जिले का तो नाम ही नहीं आता। सारा बजट टीएचबी का मंत्री वहीं के बनते हैं और सारा अपना अपना बजट वहाँ ले जाते हैं। तो स्कूलों की ये जनजाति छात्रावासों की जो मतलब जो हालात है वो बहुत ही खराब होते हैं। उनको सूद लेने वाला कोई नहीं होता, बजट सारा उसी साइड में दे देते हैं। मोदी जी के कार्य से कितना प्रभावित हो आप? मोदी जी के कार्यकाल से 9 साल में कम से कम 9 वर्ष में इतने प्रभावित हैं आम जनता। मोदी जी का ही नाम जपते हैं और मोदी जी ने इस देश और दुनिया में, पूरे विश्व में नाम कमाया है। जो वहाँ का कोई राष्ट्रपति हो वो भी पलक पावड़े बिछा करके सामने आना, जबकि 10 साल डॉक्टर मनमोहन जी रहे थे लेकिन उनका कोई सम्मान नहीं होता था। बड़ा गर्व है हिंदुस्तान के लोगों को कि वास्तव में मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ एक मतलब अपना गर्व से सीना ऊंचा हो जाता है। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। और जब चंद्रयान की सफलता पूरे वर्ल्ड के अंदर जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने कर दिखाया, जो असंभव को संभव किया, ये बहुत ही बड़ा तारीफ काबिल है। सबसे बड़ा मैं मुद्दा कहना चाहूँगा आपको कि बहुत सारे पंचायत समिति में हो या कहीं पर भी अगर चुनाव होते हैं भाजपा के, तो वहाँ पर बहुत सारे होते हैं जो मोदी के नाम पर वोट तो मांग लेते हैं मगर उसके बाद जनता के बीच नहीं जाते। उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उनके लिए तो वो संगठन देख रहा है जी। अगर वो जनता के बीच में नहीं जाते हैं तो जनता उनका जवाब दे देगी। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये भी बात सबको पता है। और मोदी जी इस देश के लिए और इस हिंदुस्तान के लिए, मोदी जी को हमेशा के लिए भाजपा सरकार बनाने के लिए अपने को तत्पर रहना चाहिए। जो अशोक गहलोत जी हैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्य किए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैं उनके लिए वास्तव में कहूँगा उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। ये वास्तव में आम जनता जानती है कि किए हैं, क्योंकि जनता के पैसों से मोबाइल दे रहे, महीना 1 बचा है और 4 तारीख को इसकी तारीख है कि मोबाइल देने की, लेकिन 5 तारीख को आचार संहिता लगेगी, मात्र 1 दिन। और जिस प्रकार से होर्डिंग का खर्चा आप देख लो, ये राजस्थान इतना मतलब नीचे गिरा दिया है कि शायद आने वाली भारतीय जनता पार्टी को बड़ा तकलीफ झेलना पड़ेगा कि इस प्रकार के बड़े बड़े वादे किए थे। हम नंदी गौशाला हर पंचायत समिति में खोलेंगे, हम ये जो ये खेल कूद का जो पेवेलियन खोलेंगे, लेकिन हमने 25 लाख दे करके और 25 लाख सरकार के अभी तक वो खेल कूद का जो स्टेडियम है वो भी अभी बना नहीं पाए हैं। लेकिन इस सरकार की कौन सी घोषणा पूरी हुई? 2011 के इन्होंने घोषणा की थी अपने शहीद स्मारक भूलावाड़ा, वो विधानसभा में बार बार प्रश्न उठाने के उपरांत
अब जा करके शुरू किया है। 32 नाला जब अपनी सरकार में काम शुरू था, लेकिन इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। कॉलेज अपनी सरकार में पास हुई थी, अभी तक कॉलेज बिल्डिंग पूरा कर नहीं पाई। इनके 2 लाख के कर्जे कहाँ गए, युवाओं को कहाँ नौकरी दी? ये तो करते हैं कुछ के कुछ, और क्या करते हैं क्या नहीं करते, पूरे राजस्थान को खड्डे में धकेल दिया है और जनता समझती है। संयम लोढ़ा एक अभी निर्दलीय विधायक है और कांग्रेसी विचारधारा से और कांग्रेस के ही एक मतलब खिलाड़ी रहे हैं, मगर अब की बार पिंडवाड़ा में उनकी सभा की गई तो उसमें उनका फोटो कहीं नहीं दिखा। ये सबको पता है, समय आता है तो अब इनकी सरकार थी, प्रशासन पूरा दबा हुआ है, प्रशासन के माध्यम से लगाते थे। संयम जी थोड़े लगाते हैं, इनके तो मतलब पूरा प्रशासन मतलब उनको पूरा छूट दे देती है, होर्डिंग लगाना, पूरे मार्केट में लगाना। क्योंकि ये हम भी सरकार में 2 बार रहे हैं, लेकिन हमने पूरे जिले की राजनीतिक नहीं की है। लेकिन संयम जी के दबाव में प्रशासन रहा है, लेकिन अब प्रशासन को पता है कि सरकार बदलेगी और अब कहीं न कहीं अब ये उनका फोटो नज़र में नहीं आता है। तो दोस्तों, आज हमारा सफर था आबू पिंडवाड़ा के विधायक जो पिछले 15 साल से नॉट आउट है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्होंने अपने विकास कार्य को भी बताया है। जो कुछ सवाल थे हमारे जो जनता के, वो हमने पूछे, जिसका इनके द्वारा जवाब भी मिला है। आपको इस वीडियो से क्या जानकारी मिली है, आपके क्या सवाल थे वो वाकई में हमने पूछे हैं। क्या इनसे और भी आपको क्या उम्मीद है? अगर इनको वापस चुना जाएगा तो आप कौन से कार्यों की मतलब राह देखोगे? आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में तो आपको जानकारी देनी है, मगर ये वीडियो आपको अन्य लोगों तक भी भेजना है कि समाराम जी ने क्या क्या कहा है और क्या क्या सवाल पूछे गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बहुत सारे लोगों को भेजो और सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि हम ऐसे ही इंटरव्यू जारी है। हमारे पिछला जगसीराम कोहली जी का लिया गया था और अब की बार समाराम जी का लिया गया है। सुरेंद्र जी कोठारी जो जिला अध्यक्ष है उनके भी लिए गए हैं, रक्षा भंडारी जी के भी लिए गए और नित्य हमारे चालू है। और इस चुनावी घमासान में हम आपके बीच में ही हैं, पल पल मारवाड़ की खबर आपको लेकर आएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों, मेरे साथ डीओपी के रूप में राहुल भाई थिंगोर सेवा दे रहे हैं और मैं आपका दिनसा मारवाड़ी। फिर मिलेंगे नए मोड़ पर।